नमस्ते, मैं हूँ रविंद्र गौतम और आज हम बात करने जा रहे हैं लीडर्स टॉक में बृज किशोर सब्बरवाल जी से। बृज किशोर सब्बरवाल जी की जो छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ, बल्कि छोटी सी उनकी जो लाइफ की जर्नी है वो शेयर करता हूँ 2 लाइन में। उनका ये कहना है कि जो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करी, वो कहाँ से करी? कहते पीएन भी मैं 2 प्रमोशन पाने के बाद बना। हालाँकि मैं आज तक यही समझता रहा कि पीएन ही सबसे छोटी जॉब होती है किसी भी कंपनी में, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा इस शो के दौरान कि भैया पीएन से छोटी 2 और कौन-कौन सी पोजीशन होती हैं और वहाँ से वो कैसे डायरेक्टर बने बड़ी-बड़ी कंपनियों में और कैसे आज की तारीख में 70 वर्ष की उम्र में भी कैसे फुली एक्टिव हैं और क्या लीडरशिप की सीख यंग जनरेशन को देना चाहते हैं कि उनकी सीख लेके लोग अपने जीवन में अपना सकें और आगे बढ़ सकें। बृज किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बृज किशोर जी, मैं ये आपसे पूछूं कि भाई जो आपने कहा ना, मुझे पहले बताया था कि 2 प्रमोशन पाने के बाद आप पीएन बने। उससे पहले मुझे यह बताइए आप अपने विषय में थोड़ा सा कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वह क्या रही? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं 2 प्रमोशन पाने के बाद पीएन बना, तो इसका मतलब उससे आभास होता है कि आपकी कोई जो फैमिली थी वो बहुत ही वेल्दी, बहुत ही रिच नहीं थी। आज को अगर हम जो आपका देखें तो उस ज़माने से, तो थोड़ा-सा आप अपना बैकग्राउंड बताएँ। मेरा जन्म 1953 में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। मेरे माता और पिता दोनों सरकारी नौकरी में क्लास 4 एम्प्लॉय थे। 11वीं जो हमारे समय में हाई सेकेंडरी होती थी उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए और इसलिए कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और मैंने आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में किया। और उसके बाद जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, मेरी सेकंड जॉब जूनियर लेबोरेटरी अटेंडेंट थी सीमा रिसर्च इंस्टीट्यूट में। लेबोरेटरी अटेंडेंट पीएन के इक्विवेलेंट होता है। ओके। और उस जूनियर लेबोरेटरी अटेंडेंट से भी पहले मैंने एज ए डिलीवरी बॉय एक साइंटिफिक इंडस्ट्री में काम किया। और सच बताऊं तो उससे पहले भी जब मैं 16 वर्ष का भी नहीं था तो मैंने दिल्ली मिल स्कीम के बूथ में 94 पैसे रोज में दूध भी बांटा है। अच्छा, दिल्ली मिल्क स्कीम में आपने दूध भी बाँटा है। है। तो आपके ऊपर अमूमन जो है माता-पिता का एक ज़ोर होता है, प्रेशर होता है अपने बच्चों के भविष्य को लेके और उनका शुरुआत होती है उनकी शिक्षा को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके कि भई अच्छा पढ़ लो ताकि जो है ना बेहतर नौकरी मिल पाए। और जैसा आपने बताया कि आपके जो पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में थे, तो उनका किस तरह का दबाव था आपके ऊपर? देखिए, दबाव किसी भी तरह का नहीं था क्योंकि 11वीं में इतने नंबर ही नहीं आए कि ग्रेजुएशन में एडमिशन मिले। तो आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में करनी पड़ी। माताजी पिताजी यही चाहते थे। पिताजी खास तौर से बोला करते थे कि भाई देखो, मेहनत करोगे और ईमानदारी से नौकरी करोगे तो स्काई इज द लिमिट। आप जहां से मर्जी शुरू कर लो, आप अपने क्षेत्र में कितने भी ऊपर जा सकते हो। और जो मैंने आपको बताई दूसरी जॉब, वहां एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का उससे आया। मैंने जूनियर लेबोरेटरी अटेंडेंट ज्वाइन किया और उस दिन हमारे एक सीनियर साइंटिस्ट का पियोन नहीं आया हुआ था। ओके। तो मेरी ड्यूटी सीनियर साइंटिस्ट के साथ ये कह के लगा दी कि आप लंबाई में अच्छे हो, स्मार्ट लगते हो, तो आप आज एक दिन जो है सीनियर साइंटिस्ट की ड्यूटी कर लो। दोपहर को साइंटिस्ट साहब ने खाना खाया और खाने के बाद अपना लंच का डिब्बा धोने के लिए मेरे आगे कर दिया। मुझे लगता है कि वही जीवन का टर्निंग पॉइंट था कि भाई ऐसे जीवन नहीं जीना है कि ऐसी नौकरी करूं, और मुझे नौकरी के साथ साथ ही पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। और शायद वही एक, मुझे लगता है, लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मतलब जब किसी की जूठन आपको धोने को दी गई तो वो आपको कहीं न कहीं से अंदर से हिला गई कि नहीं, ऐसे जीवन नहीं जीना। आपने कहा कि 11th में आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो 11th में अच्छे नंबर आपके क्यों नहीं आए थे? आप पढ़ाई नहीं करते थे, घूमते थे, क्या करते थे?
दो कारण थे। एक तो ये कि मैं 11th में छोटी उम्र में पहुंच गया और 11th में मुझे 11th में अपीयर ही नहीं होने दिया गया क्योंकि मैं अंडर एज था, 16 साल की उम्र होनी चाहिए। जी। जब दूसरा साल था तो मुझे लगा मैंने तो पिछले साल सब पढ़ ही रखा है और थोड़ी एक आदत उस बचपन में कुछ शतरंज खेलने की पड़ गई थी जिसमें कुछ समय ज़्यादा जाता था और शायद वो कि मैंने एक बार पिछले साल पढ़ा हुआ है और दूसरा आपको बताया दूध की भी नौकरी करी और थोड़ा घर की भी स्थिति थी तो बस कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे। तो मतलब पढ़ाई को लेके थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और चेस का चस्का आपको 11th में कम नंबर दिलाने के लिए वो जिम्मेदार हैं। कुछ ना हद तक इंस्ट्रूमेंटल है। तो जब चेस खेल रहे थे तो आप क्या उसको एज ए हॉबी था या आप उसे प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते थे? शुरू तो हॉबी की थी पर ये समझ आ गई थी कि प्रोफेशनल कैरियर बन नहीं सकता है, इसलिए वो उसके पीछे क्या कारण था? आपको क्यों लगा कि ये नहीं बन सकता है? क्योंकि उस लेवल का प्लेयर थे नहीं। उस लेवल के प्लेयर थे नहीं। ब्रिज किशोर जी, जब हम बात करते हैं कि जैसे आपने कहा कि वो टर्निंग पॉइंट आपका बना जब आपको जूठन धोने के लिए दी गई, तो उसके बाद आपने क्या किया जिसकी वजह से आप आगे बढ़े लाइफ में? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया पहले 4 छोटी-छोटी नौकरियां की। जी। मुझे 1972 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लोड डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिल गई थी जी। पर साथ में ही मुझे एक क्राफ्ट्समैन ट्रेनी की नौकरी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सिंदरी में मिली। चाहे उसमें स्टाइपेंड यहाँ से कम था और मेरा परिवार चाहता था कि मैं एलडीसी की नौकरी करूं, परंतु उस समय मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे एक सायम जिला संघ चालक जो एक स्टैटिकल ऑफिसर आईएएस ऑफिसर दिल्ली गवर्नमेंट में थे, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था और उनके मुंह से ये निकल गया कि अगर तुम सिंदरी चले जाओगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। तो मैं ये सोचकर सिंदरी देश के कौन से कोने? सिंदरी बिहार में, अभी झारखंड में है पर उस वक्त बिहार में था। ओके, तो फिर वहां चले गए आप सिंदरी? वहां चला गया, वहां क्राफ्ट्समैन ट्रेनी की नौकरी शुरू की और जैसा कि सब लोगों ने कहा, एक दिमाग से काम करना और मेहनत ज़्यादा करनी ये जीवन का ध्येय बन गया था। तब तक मैंने इंटरमीडिएट जो 12th होती है वो मध्य प्रदेश से प्राइवेट कर ली थी, पर मेरे एक साथी, एक सीनियर इफ्को कांडला कच्छ गुजरात में चले गए और मुझे मेरी मेहनत देखकर वो वहाँ ले गए और मैं एक थोड़ी सी एक जंप मिली और मैंने अपनी इफ्को कांडला में नौकरी शुरू कर दी। ओके, तो जब आप इफ्को में गए, जैसे आप दिल्ली से बिहार गए, बिहार से आप गुजरात पहुंच गए, तो बिहार में वहाँ दूसरी, मतलब वहाँ भी वैसे तो हिंदी बोलते हैं बट शायद जो भोजपुरी वहाँ पे बोली जाती है, मैं आज भी भोजपुरी बोल लेता हूँ। अच्छा। गुजरात में रहा तो गुजराती में बोलता ही नहीं, लिखना पढ़ना भी मुझे गुजराती में आता है। अच्छा, आपको गुजराती भी आती है, तो यानी कि एक तरह से हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी और गुजराती 4 भाषाओं का ज्ञान है आपको? नहीं, मुझे 7 भाषाओं का ज्ञान है। 7 भाषाओं का? कौन कौन सी? के बाद मैंने उड़ीसा में नौकरी की तो उड़िया भी बोल लेता हूँ। ओके। मैं पंजाबी, क्योंकि दिल्ली का रहने वाला हूँ तो पंजाबी भी बोल लेता हूँ। मेरे पिताजी पाकिस्तान से आए थे, पश्चिमी पंजाब से। वो उर्दू के समाचार पत्र पढ़ते थे, उर्दू की न्यूज़ सुनते थे, तो मुझे उर्दू का भी इल्म है। उर्दू का भी इल्म है, बहुत ही बढ़िया। आपने जब हम इंटरव्यू शुरू कर रहे थे उससे पहले आपने मुझे एक बात बताई थी, तो उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था जब आपको शायद उड़ीसा ही जाने के लिए कहा गया था, तो जब आपके सीनियर ने पूछा कि आप उड़ीसा कब जा सकते हैं, तो आपने कहा कि टुनाइट। तो उस वक्त जब आपसे इतना प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछा गया और आपने प्रॉम्प्टली ही आंसर किया, तो ये नहीं सोचा कि शायद पेरेंट्स मुझे वहाँ ना जाने दें, या उस वक्त आपकी शादी हो गई थी? हाँ, हो गई। तो ऐसा नहीं लगा कि भाई वाइफ मना कर दे कि भाई वहाँ क्यों जाओगे इतनी दूर, कि पूछ के बताता हूँ? कि नॉर्मली आजकल तो यही होता है ना, आदमी कहता है कि जब ऐसे कहीं दूर ट्रांसफ़र की बात होती, कहते पूछ के बताता हूँ, सोचता हूँ सर,
या उन्होंने उस वक्त ये दबाव डाला था कि नहीं अभी बताओ? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने ना एक जिंदगी का ध्येय बनाया था। जिंदगी का ध्येय ये था, जो मुझे किसी और सीनियर से सीख मिली थी, कि ₹1 more and next higher designation, it may be Kashmir or Kanyakumari, it may be Nagaland or Goa, I will go. ओके। तो मैं इफ्को से पैरादीप फॉस्फेट में जब दिल्ली आया, तो मुझे इस प्रसंग में ये बता रहा हूं कि मैं डिप्टी पर्सनल ऑफिसर था, और मेरे उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर सेबास्टिन जैकब, जिनका पिछले साल 90 वर्ष से ऊपर की उम्र में स्वर्गवास हुआ, मुझे वो इफ्को में मेरे जनरल मैनेजर थे, ये कह के लाए थे कि हम तुम्हें 3 साल दिल्ली में रखेंगे और उसके बाद तुम्हें उड़ीसा जाना पड़ेगा। एक दिन इंसिडेंट ये हुआ कि फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में थी और एक लेबर ने एक इंजीनियर को थप्पड़ मार दिया, और उस दिन मुझे उन्होंने बुला के बोला कि अब आपको जल्दी जाना पड़ेगा, और उन्होंने मुझसे पूछा भी आप बताओ कब जा सकते हो। मैंने उनको तब जवाब दिया टू नाइट। मुझे विश्वास था कि मेरे पेरेंट्स भी और मेरा परिवार भी मेरी उस बात को समझते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो है वो इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, और इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया कि मैं आज रात को ही जाने को तैयार हूं। सब्बरवाल साहब, जो कहा एक कहावत है अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, उसमें कितना बिलीव करते हैं? क्या जो आपने डिसीजन लिया था इसी के चलते लिया था? इसका इल्म था आपको कि भाई अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसे इमीडिएटली पकड़ लें, ग्रैब कर लें? मेरे जीवन में ऐसे 4-5 इंसिडेंट आए जिनको आप ये वर्ड कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस। मैंने वो जो भी मुझे ऐसे जीवन में संयोग मिला, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, और मैं उसी वजह से आगे बढ़ता चला गया। एक जो मैं सिंदरी से गुजरात गया, वो भी ऐसा ही था। मैं जब गुजरात से उड़ीसा आया, दिल्ली पोस्टिंग थी, वो भी ऐसी ही थी। जब मैं उड़ीसा पहुंच गया तो वहाँ भी 1-2 ऐसे इंसिडेंट हुए जब मैं स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले पाया। और जब मैं यहाँ दिल्ली में स्टॉक ब्रोकर बन गया, तब भी लाइफ में 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए जिनमें स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने की वजह से मैं एक बहुचर्चित होता गया, और आज जिस स्टेज में हूँ वो उस वजह से हूँ। सब्बरवाल साहब, अभी तक जितनी हमने बात की उसमें मैंने ये चीज़ समझी आपके मार्फत, या आपका जो उस पर आधार है कि भाई एक सफलता के लिए हार्ड वर्क जरूरी है। क्या हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट होता है? मेरा ये मानना है कि हार्ड वर्क का अर्थ ये नहीं है, वो भी मेरे एक टीचर के वर्ड मुझे कभी भूलते नहीं हैं, कि मेहनती तो गधा भी होता है। व्यक्ति वो है जो मेहनत भी करे और दिमाग से साथ में काम ले कि मुझे किस समय पर क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसको कैसे मैंने इनकैश करना है। शायद मेरा ईश्वर में विश्वास कि मुझे आगे हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में करना जरूरी है, बिल्कुल आपने कहा। दूसरा, जिस तरह से आप डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं, ठीक है ना, कि इंस्टेंट डिसीजन लेना, वो कितना आवश्यक है? क्योंकि बहुत लोग डिसीजन लेने में बड़ा समय लगाते हैं, सोच विचार के डिसीजन लेते हैं, और कुछ लोग इसकी वजह से रिग्रेट भी करते हैं कि भाई मैंने ये डिसीजन लेने के पहले सोचा विचारा नहीं। मैं इसको उल्टा मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि डिसीजन स्पॉन्टेनियस ही लेने चाहिए, और डिसीजन गलत हो जाए तो उसको, मेरी ऐसे भी लाइफ में इंसिडेंट है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और वापस नए सिरे से काम करना शुरू कर देना चाहिए। मेरे साथ भी लाइफ में ऐसे 3-4 इंसिडेंट हुए कि जब गलतियां हुई पर उसको एक्सेप्ट किया और नए सिरे से जीवन शुरू किया। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितने भी डिसीजंस लेते हैं या जितनी भी चीज़ें करते हैं वो सबके सब सही ही होते चले जाएं। तो अगर कोई गलती हुई है, और गलती तभी होगी जब आप कुछ काम करेंगे। मैं उसमें भी एक इंसिडेंट एकदम बहुत ही ऐसा याद आ गया कि मेरे
मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। जी 365 दिन शाखा जाता हूँ। जी एक मेरे अधिकारी मेरे एक दिन घर आए। मेरे यहाँ के जो लोकल समझो अधिकारी है, जैसे आपकी लैंग्वेज जी में बॉस बोलते जी हैं जी जी इमिडिएटली, उन्होंने मेरी कुछ शिकायतें करी। वो मुझे आकर कहते हैं कि आपने ये गलती करी, आपने ये गलती करी, आपने ये गलती करी। उन्होंने मेरी 3 गलतियां भाई, आज वो स्वर्गवास हो गया उनका। मैं तो मैंने कहा जी, आज मेरी जिंदगी का मेरे मुंह से स्पॉन्टेनियसली निकला कि सबसे प्रसन्नता वाला दिन है। क्या मतलब? मैंने कहा जी, आप जैसे अधिकारी ने कम से कम इतना तो माना कि इन 3 कामों को करने की कोशिश मैंने की, तभी तो मेरी गलती हुई। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो कभी मिले कि मैं 5 जगह सुना चुका, 2 साल बाद मिले कि मैं 50 जगह सुना चुका। और उसके बाद एक बार उन्हें भी कहा कि शायद मैं सैकड़ों से ऊपर जगह ये भाई बता एक व्यक्ति के पास मैं पहुंचा। मैंने कहा तुमने गलतियां की, और उसने स्पॉन्टेनियसली ये जवाब दिया। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप जब तक चीज़ों को करेंगे नहीं, तब तक गलतियां हो तभी होंगी जब आप कुछ करेंगे। और अगर गलतियां नहीं हो रही, इसका मतलब आप जीवन में कुछ कर नहीं रहे हैं, करने का प्रयास नहीं करने में। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, जब कोई किसी पोजीशन पे होता है, जैसे आपने बॉस कहा, हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे बॉस होता है, उसके नीचे टीम होती है, ठीक है ना। चेयरमैन के बाद हायरार्की अगर हम नीचे की तरफ देखें तो अलग अलग टीमों में डिवाइडेड है। किस व्यक्ति की क्या पोजीशन है और उसकी क्या पावर है, वो अपनी पावर को, अपनी क्षमता को कैसे जाने? क्योंकि जब आप किसी पोजीशन पे जाते हैं तो कई बार आप यूं ही चले जाते हैं, आपको लगता है आप इसी से प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं प्रमोशन हो गई, लेकिन क्या उसको उस पोजीशन पे जहां जा रहा है, उस पोजीशन को, उसके पास जो पावर्स आ रही हैं, मिल रही हैं, उन चीज़ों को पहले समझता है या उसे समझना चाहिए? देखिए, इसमें भी 2 तरह की बात है। मैं इसको 2 भागों में बांटता हूँ। जी एक भाग तो ये कि जब आप किसी के जूनियर हैं, जी और एक भाग ये जब आप सीनियर पोजीशन पर हैं, जो आपने प्रश्न किया। जी ज्यादा आवश्यकता इसमें समझने की है जब आप किसी के जूनियर हैं। मैंने जीवन में एक सिद्धांत माना है कि अगर आपका सुपीरियर आपसे खुश नहीं है और आप फिर भी मेहनत करते हैं, तो ये मानना चाहिए कि वो सीनियर को आप जितनी नॉलेज ही नहीं है, या आप जितनी वो मेहनत कर ही नहीं सकता है। मैं इस बात को बड़े दृढ़ विश्वास से कहता हूं कि हमेशा इनकैपेबल सीनियर्स अपने कैपेबल जूनियर्स को लाइक ही नहीं करते। ये एक बात आई। दूसरा, इसमें भी मेरे पास अपनी मेहनत के 2 बहुत बड़े जिंदगी के उदाहरण हैं कि मुझे 2 जगह ऐसी सीनियर पोजीशन पे, अर्ली कैरियर पे नौकरी मिली, जब मैं शब्द यूज कर रहा हूं, मेरा सबॉर्डिनेट दूसरी जगह नौकरी पे चला गया, और उसने अपने बॉस को कहा कि मेरा जो एक एक्स बॉस है वो बड़ा मेहनती और कर्मठशील है, आप उसको क्यों नहीं ट्राई कर लेते। तो मेरा ये भी मानना है कि आप जो कार्य करते हैं, चाहे आपका सीनियर उससे प्रसन्न है या नहीं है, अगर आप अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से काम, एक बात कही जाती है कि ईश्वर देखता है। मैं ये मानता हूं कि ईश्वर तो देखता ही है, पर आपके कोलीग और आपके सबॉर्डिनेट्स वो भी आपके व्यवहार को, आपके कार्य करने की क्षमता को, आपके काम करने को तरीके को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये तो था एक एस्पेक्ट। अब दूसरा एस्पेक्ट कि जब आप सीनियर पोजीशन पर हैं तो आपका सबॉर्डिनेट्स जो हैं, इसमें ध्यान रखने का ये प्रयास होता है कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आवश्यकता यही है कि हर व्यक्ति के गुण और दोषों को पहचानने का प्रयास करो, किसकी कमियां और किसकी क्या अच्छाइयां हैं, और उसकी अच्छाइयों को यूज कर कर उसको आगे बढ़ाओ और उससे काम लो। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट की कमियां ही गिनाते रहेंगे तो वो हमेशा डिस्करेज होगा, और उसकी कमियां ज्यादा भी हों पर उसमें कुछ अच्छाइयां हैं,
उनको अगर आप ज्यादा उजागर करेंगे तो व्यक्ति आपका निष्ठावान भी बनेगा और निश्चित रूप से आप स्वयं तो सक्सेसफुल होंगे ही, अपने सबॉर्डिनेट्स को भी सक्सेसफुल कर पाएंगे। तो बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए अपने सबऑर्डिनेट की प्रति। अगर उसकी पॉजिटिविटी है तो उनका भी बखान करें, उसके लिए भी एनकरेज करें, और जो उसकी डिफिशिएंसी है, जो वो नहीं कर पा रहा, उसको बताएं और बताएं कि ये कैसे ठीक हो सकता है। मैंने जीवन में एक और प्रयास किया है। मैं जो भी काम चाहे स्वयं करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो मेरे साथ काम करने वाले, मैं नीचे शब्द यूज नहीं कर रहा, या मेरे जो भी सहयोगी, सबऑर्डिनेट है, मैं क्रेडिट उनको देने का पब्लिक में प्रयास करता हूं। ये जाहिर सी बात, जब टीम लीडर हैं आप, तो टीम लीडर हैं अपनी टीम के, तो वो काम टीम ने किया है, और अगर आप उसे क्रेडिट नहीं देंगे तो वो डिस्करेज हो जाएंगे। और ये शायद मुझे लगता जो अच्छे लीडर्स हैं वो उनकी पहचान है कि वो अपनी टीम को क्रेडिट हमेशा देते हैं। मैं स्वयं काम कर भी 100% क्रेडिट दूसरों को देने का हमेशा प्रयास करता हूं, और शायद इसीलिए सोशल सर्कल में शीर्ष स्तर पर पहुंच पाए। सब्बरवाल साहब, अभी आप बता रहे थे कि आपको काम ज़्यादा करना चाहिए, काम अधिक करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। लेकिन अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर में देखें तो एक ये भी चलन है बहुत सारे लोगों का, आपने सुना होगा, शायद एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, भैया इतने में तो इतना ही होगा, यानी कि मुझे आप इतनी सैलरी दे रहे हो तो मैं इतना ही काम करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। इस अप्रोच के साथ भी लोग होते हैं, हालांकि वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जैसे कह रहे हैं कि ज़्यादा काम, जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपके अगेंस्ट भी वो लोग हो जाते हैं जो निकम्मे और नकारा होते हैं। तो क्या कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ ऐसी घटना घटी कि आप ज़्यादा काम कर रहे थे और जो आपके नीचे वाले थे, जो आपके काम करने को पचा नहीं पा रहे थे और आपके अगेंस्ट हुए? ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ, पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उनको ज़्यादा हाईलाइट करने की बजाय आप अपने जीवन में चलते रहो, तो बाकी लोग जो देखते हैं उससे आपको सक्सेस मिलती रहती है। मैंने अपने जीवन में निराशा कभी नहीं आने दी। कहीं तकलीफें आई, अगर मैं किसी भी स्तर पर निराश हो जाता तो मेरी जो आज शारीरिक स्थिति है वो वैसी नहीं रहती। मैंने अपने आप को बहुत बहुत तकलीफें आने के बावजूद अपनी मेहनत करना जारी रखा, और अपने सबॉर्डिनेट्स को और अपने सुपीरियर्स को भी हमेशा ये कहने का प्रयास किया कि भाई अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहो। इसमें मुझे एक घटना ऐसी याद आ गई कि मैं पारादीप फॉस्फेट, जहां मैं पर्सनल ऑफिसर था, जहां मुझे पहले 800 अपॉइंटमेंट लेटर ही मैंने साइन किए हुए हैं, वहां एक यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था जो किसी बड़े पॉलिटिशियन का रिश्तेदार भी था। ओके। मैं चाहे छोटी पोजीशन में था, पर्सनल ऑफिसर उस समय मैं बात कर रहा हूँ 1994 के लगभग की, परंतु मैं हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट था। वो मुझे आया और कहने लगा रूल ऐसा है, रूल वैसा है, ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते। तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने उसको कह दिया, मिस्टर सच एंड सच, वट एवर आई से दैट इज द रूल, and the rule will change from man to man, place to place, situation to situation, happening to happening, behavior to behavior, condition to condition। जो मुझे याद पड़ा मैंने बोला, और ऐसा लगा कि अब मेरी शिकायतें स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक हो गई, जो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंची। मेरे बाकी साथी भी जो सीनियर्स थे वो इस बात पर मेरे से नाराज थे। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर ने आके मुझसे कहा भी आपने ऐसा बोला? मैंने कहा जी हाँ जरूर बोला। कि क्या मतलब? मैंने कहा जी मैंने ये कहने का प्रयास किया कि सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट, वट एवर आई इंटरप्रेट दैट इज द रूल, एंड नॉट व्हाट द जनरल सेक्रेटरी इज सेइंग दैट इज द रूल। तो वो एक जीवन का वो भी टर्निंग पॉइंट रहा कि
स्पॉन्टेनियस डिसीजन कई बार लेने पर सफलताएं ज्यादा मिलती हैं, गलतियां हो जाती हैं, उनको मान लेना चाहिए और फिर नए सिरे से शुरू कर देना चाहिए। यही जीवन का धेरा। नए सिरे से शुरू कर देना चाहिए, यदि गलतियां हो जाती हैं तो उनको मानने के बाद। सब्रवाल साहब, आपने इतना लंबा समय फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में काम करते हुए गुजारा, लेकिन अब इन दिनों में आप शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में आ गए, तो यहाँ कैसे आपका आगमन हुआ? मैं आज 32 साल से शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स में हूँ। मैं फर्टिलाइजर सेक्टर की नौकरी 1991 में छोड़ आया था। अच्छा। 1 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करी और उसके बाद मुझे दिल्ली के बाहर 2 और अपॉइंटमेंट लेटर मिले। 1992 की बात है। एक डीजीएम इंडस्ट्रियल रिलेशन, मोदी टायर, अंकलेश्वर गुजरात में, और एक डीजीएम एचआरडी बलारपुर इंडस्ट्री, बलारपुर महाराष्ट्र में, जी। मोदीज और थापड़ के पास। जी। अब मैं दुविधा में था कि इनमें से दोनों में से कौन सी नौकरी में जाऊं, क्योंकि उस टाइम कोई गूगल तो थे नहीं और एनुअल रिजल्ट्स आते थे। तो मेरे एक पैरादीप फॉस्फेट में मित्र थे, कंपनी सेक्रेटरी, जो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा करते थे, शेयरों के भाव देखा करते थे, उनकी कुछ बैलेंस शीट भी आती थी। तो मुझे लगा कि मैं उनसे जाके सलाह लेता हूं कि इनमें से दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी। मैं उनसे पूछने गया और उन्होंने मुझे ये ऑफर करी कि कहाँ आप जाओगे, गुजरात या महाराष्ट्र, आप मेरे को ज्वाइन कर लो। ओके। और मैं आपको 25 विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट 25% ऑफ द प्रॉफिट सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 15,000, जो मेरी दोनों उस वक्त की सैलरीज थी 92 में। अब घर आया तो घर वाले बहुत प्रसन्न कि भाई दिल्ली में रहना, गुजरात महाराष्ट्र जाना नहीं पड़ेगा। और इस तरह मैं 92 में दिल्ली स्टॉक चेन के मेंबर का पार्टनर बन गया और फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। सब्रवाल साहब, जैसे 15,000 ऐसा लगता है आज की तारीख में तो आप समझते हैं पीनट हैं, तो उस समय जो 92 में 15,000 की वैल्यू थी, अगर हम सैलरीज के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो वो कितनी थी? अगर हम सपोज को गवर्नमेंट के किसी ऑफिस क्लास 1 ऑफिसर को कंपेयर करें तो क्लास 1 ऑफिसर को भी उस वक्त 8,000 रुपए मिलते थे। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी सैलरी, क्लास 1 मतलब एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के आदमी को जाके 15,000 रुपए की सैलरी बनती थी उस टाइम पर। एडिशनल सेक्रेटरी, ओके, तो यानी कि सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, अच्छा अमाउंट था। तो फिर उसके बाद आप इसमें उनके साथ उनको ज्वाइन कर लिया, तो वहां से अब तक का सफर फाइनेंशियल मार्केट में आपका कैसा रहा? देखिए, अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, पर अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक जगत के सामाजिक क्षेत्र में मैंने उसको ज्वाइन करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, फाइनेंशियल्स मेरे को इस 32 सालों में कई बार अच्छी प्रॉब्लम्स आई, पर मैं अर्ली कैरियर में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बना, उनके साथ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टर बन गया था, डीएससी फाइनेंशियल का चेयरमैन बन गया था। मैं बाद में फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का, जो रीजनल एक्सचेंज होते थे, उनका चेयरमैन बना। उसके बाद मैं उनको छोड़कर दूसरी कंपनी में आ गया। उसके बिहाफ पर मैं स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन एनमी का चेयरमैन बना, कम्युनिटी ब्रोकर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट बना, पीएचडी की मैनेजिंग कमेटी में। तो बृजकिशोर जी, जैसा आपने कहा कि भी आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आए इस दौरान जबकि आप जॉब कर रहे थे, तो आपको किस तरह, क्या आपने कुछ शेयर मार्केट में इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर दी थी जो पैसा वहां डूब गया, या क्या रहा, क्या कारण रहा उसके? मैंने शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी। ओके। मैं जिस पहली नौकरी में था शेयर बाजार की जी, उसमें मैं होल टाइम डायरेक्टर था कंपनी का और इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर हेड था। ओके। तो जब वहां एक प्रॉब्लम, एक क्लाइंट डिफॉल्ट कर गया सितंबर 2008 में, जब लेमन ब्रदर फेल हुए, तो एक फ्रॉड हमारा क्लाइंट बना था। उसके कोई 452 किलो गोल्ड मेरे यहाँ बिके हुए थे और स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम जितने आज रोबोटिक हैं, उस वक्त इतने नहीं थे। वो स्टॉक एक्सचेंज को
कम्युनिटी एक्सचेंज एमसीएक्स को सौदा काट देना चाहिए था, जो नहीं कट पाया कि, और बाद में ये कहा गया कि मैं स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन एनबी का चेयरमैन। तो मैंने अपने ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उस लॉस को चुकाने का प्रयास मेरी बाद की नौकरियों की सैलरी से भी किया। उसके बाद फिर दोबारा कुछ ऐसे काम किए जहां फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, जो मेरे किसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं, बट गलत डिसीजंस लेने की वजह से आई। उनको चैलेंज करके, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई फिर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर ले, फिर नए सिरे से, हाँ, कौन सा दुनिया ख़त्म हो रही है। सब्बरवाल साहब, आपने इतना लंबा समय अपना, आपका बहुत लंबा करियर है, आज आप 71 वर्ष के होने को हैं, जून में हो जाएंगे, और जैसा आपने बताया कि भाई शारीरिक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कि किसी भी तरह की आप दवाई नहीं खाते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, भगवान करे ना पड़े। व्यक्ति को, आज का जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, क्विक। आप जैसे बताते हैं, पहले गूगल नहीं था, कोई भी चीज़ ढूंढनी होती तो आपको दिनों और महीनों लग जाते थे कई बार जानकारी पाने के लिए, लेकिन आजकल आप कुछ भी टाइप करो, आपको सारी जानकारी हाथ के हाथ मिल जाती। तो उसी तरह से युवा पीढ़ी यह भी चाहती है कि हमें जो ग्रोथ है, पैसा है, वो भी ऐसे ही चुटकियों में मिल जाए। तो क्या यह संभव है, या युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने जीवन में उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? एक दूसरा प्रश्न ये है, नौकरी बेहतर है या व्यापार? देखिए, आपके पहले प्रश्न का मैं उत्तर ये दूंगा कि शायद जो एक बात कही जाती है कि कुछ किस्मत भी होती है, परंतु मैं ये मानता हूँ कि हमें, अगर हम स्पेशली शेयर बाजार में आने के बाद, कि अगर रातों रात अमीर बनने का प्रयास करेंगे तो 5% सक्सेस के चांस होते हैं, 95% फेलियर के चांस होते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं और मेरे पास बहुत से लाइव उदाहरण हैं। वो तो डेटा भी है शायद एनएसई का, कि भाई आप ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेड में 95% फेलियर है। मैं तो प्रैक्टिकल्स की जी, बात कर रहा जी, हूँ, मैं जी, तो जी, प्रैक्टिकल जी, लोगों के जी, जी, एक्सपीरियंस जी, की जी। बात कर रहा हूँ। तो व्यक्ति को, युवा पीढ़ी को तो मैं ये कहूँगा कि रातों रात अमीर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जरूर थोड़ी सी सेविंग्स करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए, और जीवन के सब कार्य करते हुए आप अगर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे भी बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा एक बात और मानता हूं, युवा पीढ़ी के लिए कहता हूं कि आप जो अपना गोल डिसाइड करें, अगर आप दिल में ठान लें तो उसको अचीव करना मुश्किल नहीं होता। आपने, जैसे मैं जब आपको बताया जी, मैं ये सोचता था कि क्या मैं जिंदगी में कभी रिटायरमेंट से पहले जनरल मैनेजर बन जाऊंगा। ये बात दूसरी है कि 71 में कैरियर शुरू करके और मैं 92 में ही डायरेक्टर भी बन गया था। जी, परंतु मैंने बहुत से लोग देखे हैं, युवा पीढ़ी से खास तौर से, कि अगर कोई गोल को डिसाइड किया जाता है और फिर डायगोनली उससे नीचे चला जाए कि इसको अटेन करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, उस दिशा में प्रयास किया जाए, तो मैं ये मानता हूं कि 50 नहीं 75% आज की युवा पीढ़ी सक्सेसफुल रहेगी। 75% युवा पीढ़ी सक्सेसफुल रहेगी, अगर एक गोल डिसाइड कर लिया जाए और और उसे फॉलो किया जाए। और उसको कैसे अचीव करना है उस पर अगर प्रयास किए जाएं तो निश्चित रूप से ये, इसमें भी मेरे पास लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जी, बताएं। मेरे साथ कुछ बच्चा मिला हम्म, कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। अब माँ बाप चाहते थे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़े या अच्छी पढ़ाई करे। अब मैंने बच्चे को ये समझाया कि भाई आप तो कम्यूटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करो और कोई इजी मोस्ट सब्जेक्ट ले लो
ग्रेजुएशन में नंबर को क्या कर रहा है, अगर आपने आईएएस ऑफिसर ही बनना है, और ऐसा बच्चे ने किया, बल्कि कॉरेस्पॉन्डेंट से पढ़ाई करी और ग्रेजुएशन की तरफ ध्यान भी कम देके जो उसका अल्टीमेट एम था उसको और अटेन कर पाया। ऐसे ही कुछ बच्चे डॉक्टर बन पाए, कुछ इंजीनियर बन पाए, कि जो खाली अपनी 11th-12th की या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पे फुल फोकस ना करके जो लाइफ का अल्टीमेट एम है उसको कैसे अचीव करना है, ये संभव हो पाता है। मैंने 50% देखा है लोगों ने सक्सेस रही है, पर युवा पीढ़ी इसमें 75% भी सक्सेस अटेन कर सकती है। युवा पीढ़ी 75% भी सक्सेस अटेन कर सकती। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल जैसे आपने कहा कि मुझे जो जॉब मिल गई आपने कर ली, लेकिन आजकल का युवा ये भी सोचता है कि मुझे ये जॉब मेरे मतलब की नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, जब चीज़ मेरे लायक आएगी तब मैं करूँगा, और उस चक्कर में वो अपना समय घर बैठ के खराब करता रहता है। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि क्या वह उचित कर रहा है, या जो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको कर लेना चाहिए? क्योंकि इसमें एक ये भी एस्पेक्ट है कि यदि जिसमें उसका कैलिबर है, जिसमें उसका पैशन है, वो अगर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो सकता है, और उसके बाद वो पैशन उसका छूट जाएगा, किल हो जाएगा। और कहते हैं कि जिसमें आपका पैशन हो वह अगर आप काम करते हैं तो उसमें आप सफलता जल्दी अर्जित करेंगे। देखिए, इसमें भी दो भाग हैं, आपके प्रश्न के उत्तर देने में दो भाग हैं। एक तो ये कि मैंने जो अपना कैरियर बनाया, मैंने अपना एम ये बनाया कि ₹1 मोर एंड नेक्स्ट हायर डेजिग्नेशन, इट मे बी एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आई विल गो, बट मैं और उसमें आगे बढ़ता भी रहा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दो रूप में देना चाहूंगा। एक तो ये जो मैं पहले बात कर रहा था कि कुछ लाइफ का एम बनाया है और उसको अचीव करना है, अगर वो जॉब उसको अचीव करने में बाधक होगी तो नहीं करना चाहिए। परंतु मैं मानता हूं कि 80% समय ऐसा होता है कि आप छोटे से शुरुआत करके वो एज ए स्टेपिंग स्टोन यूज कर सकते हैं और जीवन में किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। कोई नौकरी, कोई काम छोटा नहीं होता। अपनी कैसे मुझे अपने अल्टीमेट एम पर पहुंचना है, वो हम अपना कोई भी कार्य करते हुए उसमें से उसका रास्ता ढूंढ सकते हैं और अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, एक इससे पहले मैंने प्रश्न 2 किए थे, उसमें से एक लास्ट वाला का उत्तर रह गया था, व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए या व्यापार, किसे आप बेहतर मानते हैं? देखिए, ये व्यक्ति के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि उसका पीछे से परिवार कैसा है, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है, उसमें अपनी ज़ील, अपना मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन कितना है, इन बातों पर डिपेंड करता है। मैं ऐसे बहुत से, मैं विद्यार्थी शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे से काफी छोटे हैं, जिन्होंने लाइफ में नौकरी शुरू की, कुछ पैसा अर्जित किया और उसके बाद उस नौकरी के रूप में से कोई ऐसा व्यापार ढूंढ लिया और आज वो लाइफ में बहुत बड़े सक्सेसफुल हैं। मैं, क्योंकि आपको बताया जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, तो मैं फाइनेंशियली अपने आप को एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं मानता हूं, पर हाँ, मैं सामाजिक आर्थिक जगत के सामाजिक क्षेत्र में एक रीजनेबली सक्सेसफुल हो पाया। आपके प्रश्न का उत्तर वापिस आते हुए कि ये एक कॉमन आंसर नहीं हो सकता कि व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर भी डिपेंड करता है। नहीं, यहाँ पे क्या है, मैं इसका कॉमन आंसर ही ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, इच्छा तो हर व्यक्ति की कुछ भी हो सकती है। कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री, कोई कहता है जी मुझे काम ही नहीं करना है, मेरी इच्छा है कि मैं अपना लेटा रहूँ और नोट आते रहें।
तो ये तो इच्छा अलग है, इच्छा तो अनंत है, उसका कोई कहते हैं ना तोड़ ही नहीं है। लेकिन एक जनरलाइज अगर हम बात करें कि अगर हम नौकरी ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि आपने देखिए इतना समय नौकरी की है और उसमें भी चैलेंजेस अलग अलग आते हैं, बट अगर जब आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें भी चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ चैलेंजेस नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक जो ग्रोथ है वो शायद कहीं एक अनलिमिटेड ग्रोथ की तरफ भी आपको ले जाती है, जबकि नौकरी में एक लिमिटेड ग्रोथ दिखाई देती है। मैं उस एस्पेक्ट पे आपसे पूछना चाह रहा था। इसमें मेरा ये जवाब रहेगा कि अगर आप का व्यापार करने की इच्छा भी है, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड व्यापार की है तो निश्चित रूप से व्यापार करना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड व्यापार की नहीं है तो कुछ इनिशियल समय व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए और उसमें इतनी सीख लेने के बाद व्यापार में आना चाहिए कि वो व्यापार में फिर फेलियर नहीं हो। ये आपने एक अच्छी राय दी कि भाई अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो कुछ समय नौकरी कर लें ताकि तौर तरीके आप सीख जाएं, उसके बाद व्यापार में आए। ब्रिज किशोर जी, आखिरी नहीं है बट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ब्रिज किशोर जी, ये क्वेश्चन आपसे और मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में एक 60 वर्ष की जो आयु है, इसको रिटायरमेंट की आयु बोलते हैं, सीनियर सिटीजन बना देते हैं, कह देते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम ऐसा देख रहे हैं कि व्यक्ति 60 वर्ष के बाद भी रिटायर नहीं होता है। जैसे आपकी बात करें, 71 वर्ष के हो गए, अभी भी आप काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि व्यक्ति को रिटायरमेंट कब लेना चाहिए, कौन सी उम्र में लेना चाहिए, या रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहिए? व्यक्ति को रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहिए। मैं जिन लोगों ने मेरे साथ कैरियर शुरू किया, जो 18 वर्ष की आयु में, फिर 21 वर्ष की आयु में जिन्होंने शुरू किया, फिर 30 वर्ष की आयु में जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया, आज मोस्टली लोग रिटायर हो गए। मेरा अपना मानना ये है कि आदमी अगर घर बैठ जाए तो वो अस्वस्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आदमी अगर जीवन में कुछ ना कुछ करता रहे, ना करे 12 घंटे जो मैं आज करता हूँ अपने आर्थिक कारणों की वजह से, 8 घंटे भी ना करे, पर अपने आप को व्यक्ति किसी ना किसी रूप में अगर व्यस्त रहेगा तो एक निरोगी लंबा जीवन जी पाएगा। ऐसा मेरे पास कई और उदाहरण हैं। मेरे पड़ोस में ही एक हमारे व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट से क्लरिकल लेवल में रहे और एक सेक्शन ऑफिसर टाइप का रिटायर हो गए। बाद में चारों बच्चे व्यवसाय में आ गए। वो चारों बच्चों के काम को सुपरवाइज करते रहे। फिर वो कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी बन गए, कॉलोनी के प्रेसिडेंट बन गए। आज वो अपना 90वां जन्मदिन मना चुके और फिर भी अभी स्वस्थ हैं। मेरे और आपसे ज़्यादा शारीरिक कर लेते हैं, मेरे और आपसे ज़्यादा जोर से आवाज़ बोल लेते हैं। और मेरे ऐसे भी कई मित्र जो मेरे बीच में कि उन्होंने 60 साल के बाद थोड़ी हिम्मत हार ली और फिर ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाए, उनको नहीं याद करता ज़्यादा। तो मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति को जीवन भर अंतिम दिन तक भी काम करते रहना चाहिए। अंतिम दिन तक काम करते रहना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा अभी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में हेजिटेशन होती है कि ये काम छोटा है, ये मेरे लायक नहीं है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के लायक नहीं है, या सम टाइम जो बच्चे हैं वो कोई छोटा काम करना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स उसको नहीं करने देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दोगे, इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन आप देखें आजकल MBA किए हुए छात्र भी, आप उसे कार्ट का नाम दे दें, अंग्रेजी में कार्ट बोलते हैं, यहाँ रेहड़ी बोलते हैं, कहीं ठेला लगाना बोलते हैं, कोई चाय बेच रहा है तो कोई बर्गर बेच रहा है, इस तरह के काम कर रहे हैं वो। तो उस काम को आप किस तरह से लेते हैं? क्या इन कामों को छोटा काम कहा जाना चाहिए, या छोटा या बड़ा व्यक्ति के दिमाग से ही है? छोटा और बड़ा निश्चित रूप से व्यक्ति के दिमाग से ही है। अब जहां तक आपने एक शब्द यूज किया था MBA, एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है कि एक IIM से, ISB से, एक कंट्री के टॉप इंस्टीट्यूट से MBA किया
और आज जितने एमबीए कॉलेजेस इंडिया में खुल गए हैं, मतलब कुकुर गली मुत्ते गली की में, तरह खुल गए हैं, मैं ऐसा बोलता हूँ। हाँ, तो वो आज के दिन में एमबीए मिनिमम क्वालिफिकेशन, एमबीए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, अब फैमिली के प्रेशर में किसी थर्ड क्लास से भी कम इंस्टीट्यूट से आदमी एमबीए कर ले और फिर वो एक्सपेक्ट करे कि मैं नौकरी में ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे कई साथ के मित्र, मतलब जो आज बहुत छोटा काम शुरू कर कर, मैं जिनको मैं पढ़ाया करता था, उनको कोशिश करता था वो पढ़ने नहीं पढ़े और कोई छोटा काम शुरू कर लिया और आज वो अरबपति बने हुए हैं। नहीं पढ़ाई की पर काम करने में वो सक्सेसफुल हो गए। तो आज की पीढ़ी को यही कहना है कि जो भी काम करो, पहले जिस काम में आपका दिल लगता हो, जो काम आप अच्छे से कर सकते हो, कभी भी ये ना सोचें कि ये नहीं तो ये कर लूंगा, नहीं तो ये कर लूंगा, नहीं तो ये कर लूंगा। अगर मन में ये प्रवृत्ति रहेगी तो आदमी क्लर्क ही बनेगा। पर आदमी अगर ये डिसाइड कर ले कि मुझे जीवन में कुछ भी करना है, एक एम जो मैंने 2 बार आपको पहले कहा, जी। तो आदमी उसको अटेन कर पाता है। जो आदमी मैं ये मानता हूं, जो मेरी दादी कहा करती थी अनपढ़, कि 2 नाव में पांव रखने वाला निश्चित रूप से गिरता ही है। हमें आज की पीढ़ी को ये सिखाने की आवश्यकता है कि ये नहीं सोचो कि भी पढ़ना है, उसमें बाद ये कर लेंगे, नहीं तो ये कर लेंगे, नहीं तो ये कर लेंगे। इसकी जगह अगर एक एम डिसाइड करेंगे कि मुझे यही करना है और उसको करने के लिए मुझे ये पढ़ाई या इस तरीके का व्यापार करना है, तो आपके सफलता के चांस जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। वह ज़्यादा रहेंगे। धन्यवाद ब्रज किशोर जी। मैं समझता हूँ कि जो आपका ये साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, हमारे युवा पीढ़ी को पसंद आएगा और इस कहानी से सीख वो अवश्य लेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना आज ब्रज किशोर जी ने आपको क्या-क्या ज्ञान दिया। पहला, हार्ड वर्क करिए, इसका कोई तोड़ नहीं है और ये आप पिछले कितने भी इंटरव्यू सुन लीजिए, सब यही कहते हैं कि हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। दूसरा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आए, उसे ग्रैब कर लें, उसे जाने नहीं दें, क्योंकि अगर एक अपॉर्चुनिटी चली गई तो दूसरी कब आएगी पता नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कोई मेट्रो ट्रेन तो है नहीं कि हर 2 मिनट और 5 मिनट पे आ ही जाएगी। तो देखते रहें इस कार्यक्रम को और सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और आपके कोई प्रश्न हैं तो वो जरूर लिखें। हम किसी नए लीडर से आपके प्रश्न का जवाब अवश्य लेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।